हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद कुमार गोस्वामी राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आईडीडी का स्पेशल शिक्षक हूं, पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर का ये कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर का ये थ्योरी पेपर का कॉन्सेप्ट है, जो 6 जून को, अभी जो डेट शीट हमारे सामने है, 6 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो आज आप लोगों को मैं क्रॉस डिसेबिलिटी प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं का आयोजन, इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन एंड अप्रोच, इसमें इस चार्ट के माध्यम से बताया गया है कि एविडेंस बेस्ड फाइंडिंग बियर आउट द डिसेबिलिटी बर्डन can be reduced through early intervention for children at risk with development delay and with disability। सबसे पहला जो हमारा काम है उसका हम पहचान करेंगे। जो बच्चा इस तरह की डिसेबल से पीड़ित है, इसके आगे आपको मिलेगा 0 से 6 ईयर इन क्रिटिकल फेज। कल आपको बताया गया कि 0 से जो 6 वर्ष का एज होता है वो क्रिटिकल होता है। बच्चे के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास। बच्चा तीव्र गति से कोई भी चीज को सीखता है, समझता है। भाषा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भाषा शिक्षण के बारे में मैं बता रहा था आपको, तो उसमें भी दिया गया था कि 7 साल की उम्र तक बच्चे जो हैं वो तेजी से भाषा सीखते हैं और उसके बाद उनकी क्षमता कम हो जाती है। तो जो 0 से 6 ईयर्स है क्रिटिकल फेज होता है, when maximum brain development occurs and facility overall development and learning. It determines a person's well-being, productivity, achievement and quality of life. 6 साल में बच्चे का मस्तिष्क विकास बहुत तेजी से होता है और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट, तो ये एक समय है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इस समय में हम बच्चे की पहचान कर लेते हैं और पहचान के बाद हस्तक्षेप यानी कि उसको सहायता, उसके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लेते हैं कि क्या उसके नैदानिक उपाय हैं। बच्चा किस तरह की दिव्यांगता से पीड़ित है। To prevent, reduce impact, reduce secondary disability, it is vital that early intervention services are provided. This can lead to lesser economic burden by creating a better future and independent, less dependent lives. अगर बच्चे में कोई दूसरी विकलांगता भी है, यानी दूसरी दिव्यांगता है, तो उसकी पहचान हम करेंगे और उसके नैदानिक उपाय हम करेंगे। क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन एंड अप्रोच। Rehabilitative care requires
मल्टी सेंसरी स्टिमुलेंट्स एंड एक्टिविटी फॉर मोटर फिजिकल स्किल्स, cognitive skills, communication, language skills, self-help, adaptive skills, and social emotional skills through certain and repetitive intervention protocols. जब बच्चे की पहचान हम कर लेंगे तो उसके बाद उनमें अलग अलग क्षमताएं, मोटर स्किल या फिजिकल स्किल, उसकी जैसी क्षमता है, जो परेशानी है, उस फील्ड के अनुसार हम उसको सहायता प्रदान करेंगे। उसका भाषा स्किल, कम्युनिकेशन स्किल या एडेप्टिव स्किल्स, जिस चीज की आवश्यकता होती उसकी आवश्यकता के अनुसार उसका हम उपाय करेंगे। Acknowledging the primary and centrality of the role of parents and family, the needs of parents given focus to motivate them to avail the services regularly for their child's betterment. Coordinate approach between health centers and medical facility as well as early intervention service is required for early and regular referrals to help reduce the impact and severity of disabilities. Acknowledging the primary and centrally of the role of parents. पेरेंट्स का रोल क्या है, फैमिली का रोल क्या है, क्या उसकी आवश्यकताएं हैं, मदद दी जा सकती है, और उसी के अनुसार हेल्थ सेंटर और मेडिकल फैसिलिटी दोनों के बीच संबंध स्थापित करके और उस बच्चे की सहायता हम देंगे जिस डिसेबिलिटी एरिया से उसकी आवश्यकता है। अब उसकी आवश्यकताएं क्या है? नीड फॉर क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन, मैग्नीट्यूड, चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटी 0 से 6 ईयर 20.42 lakhs, सेंसस 2011, 20,42,000 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं, 1 in every 100 children 0 से 6 years suffers from some type of disability. 0 से 6 साल के 100 बच्चे में से एक बच्चा किसी न किसी डिसेबिलिटी से ग्रस्त है। नंबर्स लाइकली टू इंक्रीज ड्यू द पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ डिसेबिलिटी 7 to 21 अंडर RPWD एक्ट 2016, 7 to 21 psychosocial disabilities, autism and specific learning disability showing an increasing trend, lack of rehabilitation for professionals, magnitude of the impact would be manifold if not managed with proper and timely identification and intervention since infancy. उनके लिए फैसिलिटी एंड सर्विस क्या हम कर सकते हैं? स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला जो चरण है स्क्रीनिंग हम करेंगे। फैसिलिटीज फॉर आइडेंटिफिकेशन बाय मेडिकल स्पेशलिस्ट, ये कौन करेगा? स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन मेडिकल स्पेशलिस्ट। रेफरल फॉर appropriate
रिहेबिलिटिव सर्विस, और जो रेफरल पुनर्वास केंद्र होंगे वहां से विशेषज्ञों द्वारा स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद थेरेपेटिक सर्विसेज, उनको फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डेवलपमेंटल थेरेपी की आवश्यकता होगी तो आवश्यकता के अनुसार उनको दिया जाएगा। जिनके लिए ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की आवश्यकता होगी उनको ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी दी जाएगी। रिहेबिलिटेशन एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, पुनर्वास एवं क्लिनिकल साइकोलॉजी की आवश्यकता होगी तो उनकी मदद दी जाएगी। प्रोस्थेसिस, ऑर्थोसेसिस, असिस्टिव डिवाइस एंड TLM, तो ये थेरेपिक सर्विसेज है। काउंसलिंग किनको करना होगा? पेरेंटल काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग, पीयर काउंसलिंग, काउंसलिंग करके भी उनकी मदद हम करेंगे, क्योंकि काउंसलिंग बहुत आवश्यक है। तो उसके माँ बाप के ऊपर जो बर्डन रहता है उसको थोड़ा हल्का किया जा सकता है, उनको समझा बुझा करके। उसके बाद स्कूल रेडिनेस एंड ट्रांजिशन, प्रिपेरेटरी स्कूल, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, योगा, म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड प्ले थेरेपी, ड्रामा, इसके साथ उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। ट्रांजिशन एंड फैसिलिटेशन, मेन स्ट्रीम स्कूल एडमिशन, उसके लायक जो स्कूल होंगे उन स्कूलों में भर्ती कराया जा सकता है। दिव्यांगता और दोबारा साधारण बच्चों की जांच और मूल्यांकन। स्क्रीनिंग से क्या तात्पर्य है? विकास में देरी की पहचान करने के लिए मानकीकृत मूल्यांकन के उपयोग से है, जो आगे के मूल्यांकन की आवश्यकता का संकेत हो सकता है। स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं कि विकास में देरी से पहचान, उनका डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं हो पा रहा है तो उसकी पहचान करने के लिए स्टैंडर्ड, जो दिव्यांगता को जानने के लिए स्टैंडर्ड्स हैं, उस स्टैंडर्ड के उपयोग से हम उनका मूल्यांकन करते हैं। स्क्रीनिंग मूल्यांकन का पहला चरण है। यह उन छात्रों की पहचान करने का एक तेज कुशल तरीका है जिसमें दिव्यांगता हो सकती है और जिन्हें आगे की जांच से गुजरना चाहिए। यह मूल्यांकनकर्ता के लिए जल्दी से स्थापित करता है कि छात्र को किसी पेशेवर की सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है, जो तब दिव्यांगता की उपस्थिति का निदान या उसे खारिज करने के लिए आवश्यक उपाय करने में सक्षम होगा। मूल्यांकन क्या करता है? मूल्यांकन में उसका पूरा हम एक डेटा बनाएंगे, उस डेटा के अनुसार उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, और कोई भी पेशेवर आता है तो उस चार्ट के माध्यम से उसका मूल्यांकन करेगा और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हेल्प दी जाएगी। स्क्रीनिंग टूल अक्सर प्रशासित करने में आसान होते हैं और कक्षा के शिक्षकों को प्रारंभिक छापों और जानकारी को इकट्ठा करने के लिए इनका प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। छात्रों की स्क्रीनिंग के परिणाम स्वरूप निष्कर्ष निकलता है कि आगे की जांच की आवश्यकता है या नहीं, बल्कि शिक्षण में समायोजन की आवश्यकता है, और अधिक व्यापक मूल्यांकन के लिए रेफरल उसको हम कर सकते हैं।
स्क्रीनिंग में उन बच्चों की पहचान करने की गतिविधियां शामिल है जिन्हें विकास में देरी या किसी विशेष दिव्यांगता के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए आगे की मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। विकास के सभी क्षेत्रों में बच्चे की ताकत और जरूरतों की पहचान करने के लिए देरी या दिव्यांगता के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। मूल्यांकन का उपयोग व्यक्तिगत बच्चे के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर, प्रारंभिक हस्तक्षेप या शैक्षिक आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर ये शिक्षक ही होते हैं जो कक्षा परीक्षणों सहित अपने अनौपचारिक उपायों के माध्यम से स्क्रीनिंग करते हैं। वे ही हैं जो छात्रों को एक निश्चित अवधि में देखते हैं और व्यवहार के पैटर्न के बारे में बात करते हैं, जो मूल्यांकन की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में जो मेन स्ट्रीम है वो क्या है? छात्रों की स्क्रीनिंग और प्रगति पर अपनाए गए अनौपचारिक उपायों और औपचारिक परीक्षणों दोनों की आवश्यकता होती है। उसी के आधार पर बच्चे का हम स्क्रीनिंग यानी कि उसका पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं। बच्चे में क्या क्या संभावनाएं हैं, उनकी अक्षमताएं क्या क्या है, किस क्षेत्र में उनको प्रॉब्लम है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए और हमें आगे का कार्य किया जाएगा। आगे है रेफरल। रेफरल किसी छात्र को विशेष शिक्षा मूल्यांकन के लिए विचार करने का प्रारंभिक अनुरोध है। कक्षा शिक्षकों या अभिभावकों द्वारा प्रारंभिक अनुरोध करना सामान्य बात है। यह एक निश्चित अवधि में अवलोकनों का अनुसरण है और छात्र के प्रदर्शन के बारे में प्रारंभिक धारणाओं का संग्रह है जो चिंता का कारण बनता है। एक बार जब कक्षा शिक्षक द्वारा किसी छात्र को दिव्यांगता के लक्षण दिखाने के रूप में पहचाना जाता है तो रेफरल की प्रक्रिया शुरुआत होती है। उसकी चरण क्या क्या है? क्लासरूम टीचर्स आइडेंटिफाइज स्टूडेंट विथ डिफिकल्टीज। क्लासरूम टीचर द्वारा उसकी पहचान की जाएगी। क्लासरूम टीचर कैरीज आउट इनफॉर्मल असेसमेंट। उसका इनफॉर्मल असेसमेंट करेंगे, उसका आकलन करेंगे। टीचर कलेक्ट डाटा रिगार्डिंग द स्टूडेंट एंड डूइंग एन एनालिसिस। डाटा कलेक्ट करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे, क्या क्या उसकी नीड्स है। टीचर कंसल्ट अ स्कूल काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर फॉर फर्दर टेस्टिंग। क्लासरूम टीचर क्या करेंगे कि वो स्कूल काउंसलर या स्पेशल एजुकेटर को टेस्टिंग के लिए बुलाएंगे। स्टूडेंट रेफर्ड फॉर असेसमेंट एंड रिपोर्ट सॉर्ट। इंटरप्रिएशन टू रिपोर्ट्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस। ये इसके स्टेज हैं, कैसे कैसे क्लासरूम टीचर करेंगे। दिव्यांगता का आकलन फिर किया जाएगा। मूल्यांकन करना लैटिन क्रिया एसिडेरे से निकला है जिसका अर्थ है पास बैठना। इसीलिए सीखने के मूल्यांकन में हम सीखने वाले के साथ बैठते हैं और यह कुछ ऐसा है जो हम अपने छात्रों के साथ और उनके लिए करते हैं, न कि उनके लिए। शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों या उपकरणों से है जिनका उपयोग शिक्षक छात्रों की शैक्षणिक तत्परता, सीखने की प्रगति, कौशल अर्जन या शैक्षिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन, मापन और दस्तावेजीकरण करने के लिए करते हैं। परिभाषा इसकी क्या है? मूल्यांकन विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करने
और उस पर चर्चा करने की एक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में इस बात की गहरी समझ विकसित करना है कि वे अपने शैक्षिक अनुभवों के परिणाम स्वरूप क्या जानते हैं, समझते हैं और अपने ज्ञान के साथ क्या कर सकते हैं। यह प्रक्रिया तब चरम पर पहुंचती है जब मूल्यांकन के परिणामों का उपयोग आगामी शिक्षा में सुधार के लिए किया जाता है। इसकी परिभाषा हुबा, एमी और फ्रीड जेई 2000 साल में दिए हैं। शैक्षिक मूल्यांकन के प्रमुख रूप और उद्देश्य क्या है? आमतौर पर जवाबदेही के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले मानकीकृत परीक्षण होते हैं, यानी संघीय, राज्य या स्थानीय सरकारी एजेंसियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्रों को प्रभावी स्कूलों में नामांकित किया जाए और उन्हें प्रभावी शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाए। सामान्य तौर पर उच्च दाव का मतलब है कि छात्रों, शिक्षकों, स्कूलों या जिलों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय छात्रों द्वारा उच्च दाव परीक्षण में प्राप्त अंकों पर आधारित होते हैं और या तो दंड या प्रशंसा उन अंकों के परिणाम स्वरूप होते हैं। जैसे हम मूल्यांकन करते हैं एग्जाम में, तो उनको मार्क्स देते हैं। जब मार्क्स देते हैं तो वो पास या फेल होते हैं। उसी के आधार पर उनको अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता है। छात्रों द्वारा कोई पाठ्य इकाई, पाठ्यक्रम या शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व मूल्यांकन किया जाता है। उनका उपयोग आमतौर पर एक आधार रेखा स्थापित करने के लिए किया जाता है, जिसके आधार पर शिक्षक किसी कार्यक्रम, पाठ्यक्रम या निर्देशात्मक अवधि में सीखने की प्रगति को मापते हैं। किसी पाठ्यक्रम, कार्यक्रम, ग्रेड स्तर या नए शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए सामान्य शैक्षणिक तत्परता निर्धारित करते हैं, जिसमें छात्र स्थानांतरित हो सकता है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? छात्रों के सीखने का प्रक्रिया आधारित मूल्यांकन है, जो आमतौर पर एक इकाई, पाठ्यक्रम या शैक्षणिक, जैसे एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम्स में क्या है? क्वेश्चन निश्चित होते हैं, टाइम निश्चित होता है। उस टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन हल करके देना है। उस निश्चित अवधि में जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, उसी के आधार पे आपको मार्क्स मिलता है। तो उसका सब कुछ निर्धारित रहता है। यह नहीं है कि अनलिमिटेड होता है कि अनलिमिटेड टाइम में आप इसको करते रहिए, घर से करके आइए, ऐसा नहीं हो जाता है। तो इस मूल्यांकन में क्या है? आपके ज्ञान का स्तर का पता लगाया जाता है कि जो आपको सिखाया जा रहा है, उसे बताया जा रहा है, उसको आप कितना ग्रहण कर रहे हैं, और उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? एक इकाई, पाठ्यक्रम या शैक्षणिक कार्यक्रम के दौरान कई बार प्रशासित किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन का सामान्य उद्देश्य शिक्षकों को प्रक्रिया आधारित फीडबैक देना है कि छात्र क्या सीख रहे हैं और क्या नहीं सीख रहे हैं। उसका फीडबैक आपको तैयार करना होगा, ताकि निर्देशात्मक दृष्टिकोण, शिक्षण सामग्री कैसे उसको रोचक बनाया जाए, शैक्षणिक सहायता तदनुसार संशोधित किया जा सके। रचनात्मक मूल्यांकन आमतौर पर स्कोर या ग्रेड नहीं किए जाते हैं। वे अधिक औपचारिक प्रश्नोत्तरी और असाइनमेंट से लेकर के अनौपचारिक प्रश्न पूछने की तकनीकी और छात्रों के साथ कक्षा में चर्चा तक कई तरह के रूप ले सकते हैं। योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग क्या है? स्कूल वर्ष के अंत में जो परीक्षण होता है, वो योगात्मक मूल्यांकन होता है।